In this lecture, we are going to discuss about the nuclear mass. This is very important concept in nuclear physics. हम न्यूक्लियर फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो हमें इसकी सारी बेसिक्स का पता होना चाहिए। न्यूक्लियर मैस का कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें पता है जो एटम का मैक्सिमम मैस होता है वो उसके न्यूक्लियस में ही लाई करता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस किन पे मुश्तमिल होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे मुश्तमिल होता है। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियर मैस होगा वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से होगा, और जो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी प्रोटॉन्स की वजह से ही होता है, बिकॉज प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस पार्टिकल। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इसी वजह से जो हमारा न्यूक्लियस होगा उस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। जब हम ओवरऑल एटम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एटम न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। सो दे बैलेंस ईच अदर, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो इसी वजह से जो एटम पे ओवरऑल चार्ज की बात की जाएगी तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा। अब न्यूक्लियर मैस हमें पता है कि न्यूक्लियर पार्टिकल्स की वजह से है, डेट इज़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब न्यूक्लियर मैस को हम जिस यूनिट में मेजर करते हैं उसे कहते हैं यूनिफाइड मैस स्केल। छोटी क्लासेस में हमने इसको पढ़ा था एज अ एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है। और जो यूनिफाइड मैस स्केल है इसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हमें पता है कि जो हम एटम के जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, जैसे कि प्रोटॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, तो हमने जब इनका मैस हम केजी में मेजर करते हैं तो केजी इज़ अ लार्ज यूनिट। केजी एक बहुत बड़ा यूनिट है, तो हम क्या करते हैं? उस केजी को कन्वर्ट करते हैं एक स्मॉल स्केल में, एक स्मॉल यूनिट में, डेट इज़ यूनिफाइड मैस स्केल। तो साइंटिस्ट ने एक ऐसा स्केल बनाया, ठीक है, एक ऐसा यूनिट बनाया जिसमें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मेजर कर सकते हैं। लेट्स डिफाइन व्हाट इज न्यूक्लियर मैस। द मैस ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल इज जनरली measured in unified mass scale which is defined as, कि हम न्यूक्लियर पार्टिकल का मैस किस स्केल में मेजर कर सकते हैं उसको देखते हैं। 1U यानी एक यूनिफाइड मैस स्केल इज इक्वल टू 1/12 मैस ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कार्बन के एटम का मैस होगा उस मैस के 12वां हिस्सा, कार्बन एटम का जो मैस होगा उस मैस का जो 12वां हिस्सा होगा वो एक यूनिफाइड मैस स्केल के बराबर होगा। इसका क्या मतलब होगा कि जो एटम है, जो हमारा कार्बन एटम है जिसका मैस तकरीबन 12 ग्राम होता है, तो उसका जो 12वां हिस्सा होगा वो हमारे पास एक यूनिफाइड मैस स्केल के बराबर होगा। अब इस चीज़ को मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं। कैसे? 1960 में कार्बन C612 को एक स्टैंडर्ड माना गया। साइंटिस्ट ने कार्बन C612 जिसका एटॉमिक नंबर 6 और मैस नंबर 12 था उसको स्टैंडर्ड माना। सब हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, ठीक है, उसका मैस मेजर करने के लिए उन्होंने क्या किया? कार्बन को स्टैंडर्ड मान लिया। उन्होंने तब भी दरियाफ्त किए, तब भी इनको इन्वेंट किया जब दूसरे बेस और ड्राइव्ड यूनिट को 1960 में डिफाइन कर रहे थे। क्या हुआ? जो कार्बन एटम था उसका सबसे पहले मैस देखा गया, फिर उसकी फ्रैक्शंस बनाई गई। जब 12वें हिस्से तक पहुँचे तो क्या देखा गया? जो उसका 12वां हिस्सा था वो सब एटॉमिक पार्टिकल के मैस से रिलेट करता था। जो सब एटॉमिक पार्टिकल थे उनका मैस किससे रिलेट कर रहा था? 12वां हिस्सा कार्बन से, कार्बन का जो 12वां हिस्सा था उससे रिलेट कर रहा था। तो इसलिए कार्बन एटम को एक स्टैंडर्ड माना गया। इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। कैसे? आप एक तराजू लें, उसके एक हिस्से में एक पलड़े में ईंट रख दें और दूसरे हिस्से में 1 kg बाट रख दें।
जब 1 kg बाट 1 kg बाट और ईंट आपस में बराबर हो जाएंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, दोनों इक्वल हो चुके हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम ईंट को 1 kg, ठीक है, हम ईंट को 1 kg बाट की जगह भी मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बात समझ में कि यानी क्या किया कि जब हमने 1 kg और ईंट को बराबर कर लिया तो हम ये कह सकते हैं कि हम अब 1 kg बाट की जगह उस किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उस ईंट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसका कितना वेट हमारे पास आया, वो भी 1 kg आया। तो इसी तरह जो हमारा न्यूक्लियर मैस होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की वजह से होता है। तो हम उसको मेजर करने के लिए यूनिफाइड मैस स्केल का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन एटम को स्टैंडर्ड मान लिया गया और कहा गया जो कार्बन का 12वां हिस्सा होगा वो 1 यूनिफाइड मैस स्केल के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी तरह अब हम आगे डिस्कस करते हैं। द मैस ऑफ एन एलिमेंट डेट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मैस ए इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। किसी भी एलिमेंट का जब मैस हम ग्राम्स में मेजर करेंगे तो हम उसको कहेंगे ये 1 मोल के बराबर है। 1 मोल कंटेन्स 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स विच इज़ इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर Na। और हमें पता है कि जो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर होते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। तो जो हमारा 1 मोल होगा वो कितने पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करेगा, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन हैव मैस, उनका मैस कितना होता है, हमें पता है कार्बन का मैस कितना होता है, 12 ग्राम होता है। और जब ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 12 को क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करवा देंगे। तो जब 1000 को हम अप लेके जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, 12 इंटू 10⁻³ kg। अब 1 एटम ऑफ कार्बन का मैस कितना होगा, ठीक है, यहाँ पे हमने कहा 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन हैव मैस 12 ग्राम। अब 1 एटम ऑफ कार्बन का मैस कितना होगा, डेट इज 12 इंटू 10⁻³ एंड देन डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 kg। ये kg में जो हमारा मैस आया है वो किसका है, 1 एटम ऑफ कार्बन का है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर बी आई है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। जो हम पहले कह के आए हैं कि जो हमारा 1 यूनिफाइड मैस स्केल होता है वो बराबर होता है 1/12 इंटू 1 मैस ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो उसमें हमने ये वाली इक्वेशन पुट कर दी, जो ये हमने केजी में मास निकाला है वहाँ पे कार्बन की जगह पुट कर दिया। तो जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 1U इज इक्वल टू 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये हमारा मैस केजी में जो आया है वो किसके बराबर है, 1 यूनिफाइड मैस स्केल के बराबर। तो इसी तरह जो यूनिफाइड मैस स्केल है उसका जो हमारे पास ये मैस आया है वो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल से रिलेट करता था। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड स्केल बनाया गया जिसमें हम किसको मेजर कर सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मैस को मेजर कर सकते हैं। अब जो मैस ऑफ प्रोटॉन है यूनिफाइड मैस स्केल में डेट इज 1.007276 U। मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.008665 U एंड मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5.48 इंटू 10⁻⁻4 U, ठीक है, यूनिफाइड मैस स्केल में। अब जबकि हम न्यूक्लियर मैस डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने कहा जो न्यूक्लियर मैस होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स को भी मेंशन किया है कि जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है डेट इज़ 5.48 इंटू 10⁻⁻4 यूनिफाइड मैस स्केल। क्योंकि जो हम यूनिफाइड मैस स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो हम मेजर करने के लिए किनको इस्तेमाल कर रहे हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, तो इसलिए यूनिफाइड मैस स्केल के बेस पे मैंने यहाँ पे मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी मेजर किया है, शो करवाया है। अब हमने कहा कि जो हम यूनिफाइड मैस स्केल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जा रहे हैं एक बड़े यूनिट के जिससे एक छोटे यूनिट की तरफ, डेट इज़ यूनिफाइड मैस स्केल।
तो इसीलिए हमने कन्वर्जन के लिए उस स्केल को इस्तेमाल करवाया है, क्योंकि केजी से हम किस में जाएंगे, यूनिफाइड मैथ स्केल में जाएंगे, ऐसे यूनिट में जाएंगे जिसका जो बिल्कुल रिलेट करता है हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल से। कन्वर्जन ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इन यूनिफाइड मैथ स्केल। अब हम जो प्रोटॉन का मास है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं यूनिफाइड मैथ में। कैसे? मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हमने पीछे डिस्कस किया कि जो हमारा 1 यूनिफाइड मैथ स्केल होता है डेट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम केजी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, केजी को वहीं रहने दिया और यूनिफाइड में 1 यू के नीचे डिवाइड करवा दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻27। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 kg की। अब हम क्या करेंगे, इस 1 kg की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ पे लिखा है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। केजी की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। जब केजी की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, उसको सोल्व करेंगे, तो जो हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन यूनिफाइड मैथ स्केल में होगा वो होगा 1.007276 U। तो ये हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन किस में आ गया, यूनिफाइड मैथ स्केल में आ गया। अब चूंकि न्यूक्लियर मैथ को डिस्कस कर रहे हैं तो हमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इनको देखना है, क्योंकि यही न्यूक्लियस के पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। पीछे हमने मास ऑफ प्रोटॉन्स को देखा, तो इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन का भी उसी तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन जो यूनिफाइड मैथ स्केल है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उस स्केल को इस्तेमाल करते हुए हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी तो यूनिफाइड में फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड करेंगे, सेम वही मेथड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1। और 1 यूनिफाइड किसके बराबर होता है मास, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहाँ से हमने kg की वैल्यू निकालनी है। जब kg की वैल्यू निकाल ली, उसको वापस से पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में। तो जो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या आएगा, दैट इज 5.48 इंटू 10⁻⁻4 U। तो यूनिफाइड मैथ स्केल में हमारा जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा दैट इज आल्सो 5.48 इंटू 10⁻⁻4 U। सेम इसी तरीके से आप मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम 1 यूनिफाइड मैस, यानी कि जो हम एनर्जी अब जो हमने पीछे 1 यूनिफाइड मैस फाइंड किया था दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर हम kg की जगह उसको इस्तेमाल करते हैं, वो उस 1 U को इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमें कितनी एनर्जी जनरेट करके देगा, आइए वो देखते हैं। द एनर्जी एंड मास रिलेटेड थ्रू द आइंस्टाइन रिलेशन एज इज इक्वल टू mc²। दैट इज वेरी फेमस इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन। दिस इज कॉल्ड मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन। ठीक है, आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही जो इक्वेशन थी इज इक्वल टू mc²। यहाँ पे हमने मास की जगह 1 U पुट कर दिया, क्योंकि हम एनर्जी जनरेशन फाइंड करना चाह रहे हैं 1 U मास की। तो यहाँ पे 1 U पुट कर दिया इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू c²। अब यहाँ पे 1 U की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद हमें पता है c क्या है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸। तो यहाँ पे हमने c की वैल्यू पुट कर दी और उसका स्केल ले लिया। ठीक है, अब ये एनर्जी यहाँ तक हमने जो कैलकुलेट की है ये हमने एनर्जी के यूनिट जॉल में ही कैलकुलेट की है। अब हम जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, ठीक है, उसमें जो हम एनर्जी मेजर करते हैं न्यूक्लियर पार्टिकल्स की, तो वो हम किस में मेजर करते हैं, मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में, इलेक्ट्रोवोल्ट में। तो हम इस जॉल को कन्वर्ट करेंगे मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ऊपर ही हमारे पास रिलेशन आया है उसको 10⁻⁶ से डिवाइड भी करवा देंगे और साथ हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भी डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो जब उसको डिवाइड करवाया और यहाँ पे मैंने 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ का स्केल ले लिया और साथ में मैंने मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की वैल्यू पुट कर दी थी दैट इज 10⁻⁶। लेकिन जब हम उसको ऊपर ले गए तो दैट इज 10⁻⁻6 होगी और नीचे डिवाइड करवाया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से।
जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास जो एनर्जी आई डेट इज़ 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो इसका मतलब जो हमारे पास 1 यू मैस होगा वो कितनी एनर्जी जनरेट करके देगा, इट इज़ इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। इट मीन्स 1 यू मैस इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी। 1 यूनिफाइड मैस स्केल हमें इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहा है। हमने पिछले लेक्चर में देखा जो हमारा प्रोटॉन्स होता है उसकी रेस्ट मैस एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है 938 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के, और जो हमारे पास न्यूट्रॉन की एनर्जी थी डेट इज इक्वल टू 939 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी के। तो ये जो 1 यूनिफाइड मैस स्केल हमें एनर्जी जनरेट करके दे रहा है ये भी अप्रोक्सीमेटली उसके नज़दीक ही है। तो इसका मतलब ये जो 1 यूनिफाइड मैस स्केल उन्होंने बनाया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, इट इज़ अ सक्सेसफुल स्केल कि यानी कि इसकी जो एनर्जी आई वो भी तकरीबन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एनर्जी के ही बराबर आई, और जिसका मैस था 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg यूनिफाइड मैस का, वो भी हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मैस के ही बराबर आया था। जो हमने देखा भी कि होता है 1.0072 इंटू 76 u और 1.008665। तो ये उसका जो मैस था वो भी नियरली उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मैस से ही रिलेट करता था, और जो एनर्जी आई है वो भी उन पार्टिकल्स के एनर्जी के रिलेट करती है। अब हम देखते हैं पीछे हमने 1 यू को जब पुट किया था इक्वेशन में तो हमने देखा कि 1 यू हमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहा है। ठीक है, अब हमने देखना है कि अगर हम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को यूज़ करते हुए उनका मैस पुट करते हैं तो हमारे पास कितनी एनर्जी आएगी। तो हम वही रिलेशन यूज़ करते हैं इक्वल टू mc²। m की जगह हम मैस ऑफ प्रोटॉन को पुट कर देंगे kg में, डेट इज़ 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। साथ स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर इंटू जॉल। अब ये फिर जॉल में है, उसको सिमिलरली जैसे हमने पीछे किया उसे वैसे ही हम मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करवा देंगे। किस तरह से कि उसको 10⁻6 से डिवाइड करवा दें और साथ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भी डिवाइड करवा दें। तो जो हमारे पास एक प्रोटॉन एनर्जी में प्रोड्यूस करके देगा वो कितनी होगी 938 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो रेस्ट मैस ऑफ एनर्जी कितनी प्रोटॉन की होगी 938 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, जो कि हम किससे आइंस्टाइन रिलेशन से निकाल सकते हैं। और रेस्ट मैस एनर्जी हमें पता है क्या होती है कि हमने जितना भी मैस कंपैक्ट किया हुआ है इकट्ठा किया होता है वो एनर्जी की ही फॉर्म होती है। तो जब वो मैस टूटेगा तो वो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा, और इसी तरह जितना हमने मैस इकट्ठा किया हुआ है वो भी दरअसल एनर्जी की ही एक इकट्ठी की हुई सूरत है कि हमने बहुत ज़्यादा एनर्जी को इकट्ठा किया हुआ तो हमारे पास मैस बन के आया, डेट इज़ रेस्ट मैस एनर्जी। और रेस्ट मैस एनर्जी फिर प्रोटॉन की कितनी आई 938 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। और इसी तरह जो न्यूट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी होती है डेट इज़ 939.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। सेम इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ये तो थी रेस्ट मैस एनर्जी। अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ रेस्ट मैस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का रेस्ट मैस कितना होगा, तो वही इक्वेशन को यूज़ करेंगे इज इक्वल टू mc², और फिर हम क्या करेंगे मैस को वहीं रहने दें और e के नीचे जाके c² को डिवाइड करवा दें, और जो हमने रेस्ट मैस एनर्जी की वैल्यू निकाली है 939 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट उसको c² पे डिवाइड करवा दें तो ये हमारे पास आ जाएगा रेस्ट मैस ऑफ प्रोटॉन। सेम इसी तरीके से हम एनर्जी जनरेटेड न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के फाइंड कर सकते हैं, और रेस्ट मैस भी इसी तरह सब एटॉमिकल पार्टिकल्स का फाइंड कर सकते हैं।